हे एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट सही टेक। सो कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। सो आज के इस वीडियो में पॉलिटिकल साइंस के सेकंड पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक अच्छे से कंप्लीट करिएगा। कोई भी डाउट होगा तो टेलीग्राम पे शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आप लोगों का फर्स्ट पेपर बहुत अच्छा गया होगा एंड नेक्स्ट पेपर की तैयारी आपकी बहुत अच्छे से करानी है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हम इसका टॉपिक देखिए क्या है आपका। अगर टॉपिक यही है कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, ठीक है, आज का ये टॉपिक है इसके सेकंड पेपर का। ओके, तो आपका सिलेबस मैच कर लेना, तभी कंप्लीट करना सिलेबस। ओके, तो चलिए देखते हैं। पहला तो हमारा आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं कंप्लीट कराऊंगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताऊंगी एंड क्वेश्चन पेपर का पैटर्न भी आपको डिस्कस कराऊंगी। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम पहले तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट हम इसके पेपर भी डिस्कस करा देंगे आपको। ठीक है, तो चलिए पहला इस पर क्वेश्चन आता है तुलनात्मक राजनीतिक परिभाषा दीजिए। ठीक है, तुलनात्मक राजनीतिक परिभाषा क्या है इसके बारे में देखिए। अब हम लोग इसका फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन क्या आया था, तुलनात्मक राजनीति की परिभाषा दीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तुलनात्मक राजनीति दो या दो से अधिक राजनीति की तुलना की जाती है या एक ही देश की अलग अलग समय की राजनीतिक तुलना की जाती है। ठीक है, और देखा जाता है कि इसमें समानता और अंतर क्या है, क्या क्या इसमें देखा जाता है समानता और इसमें क्या क्या सिमिलैरिटी क्या है, इसमें डिफरेंसेस क्या है। ठीक है, एडवर्ड फ्रीमैन के अनुसार तुलनात्मक राजनीतिक संस्थाओं एवं सरकारों के विविध प्रकारों एवं तुलनात्मक विवेचना विश्लेषण है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इस पे इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे आपका क्या है पता है क्या है, एडवर्ड फ्रीडमैन के अनुसार। ठीक है, इसे नोट करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि एडवर्ड फ्रीडमैन के अनुसार इसके तुलनात्मक राजनीतिक संस्थाओं के सरकारों एवं विविध प्रकारों एक तुलनात्मक विवेचन का विश्लेषण है। ठीक है, फर्स्ट सेंस कंप्लीट हो गया। इसके दृष्टिकोण के बारे में भी देख लीजिए, राजनीतिक अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोणों के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो राजनीतिक अर्थव्यवस्था दृष्टिकोण एक विश्लेषणात्मक ढांचे को संदर्भित करता है जो राज्य, समाज और अर्थव्यवस्था के बीच बातचीत को समझने में शक्ति संबंधों को जोड़ देता है। ठीक है, खासकर ग्रामीण संदर्भों में यह संसाधन वितरण, नीति निर्माण की प्रक्रियाओं, सामाजिक संरचनाओं पर शक्ति गतिशीलता के प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करता है। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा राजनीतिक अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण के अनुसार। ओके, तो कंप्लीट करेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपका। नेक्स्ट आते हैं राजनीतिक समाजशास्त्र के दृष्टिकोण क्या है। सारे क्वेश्चन नोट करते हुए चलेगा एंड जिनके पास ये आपने अगर पेड मेंबरशिप ले रखी है तो आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी। एंड जिन्होंने नहीं लिया है, अगर पेड मेंबरशिप आपने इसका नहीं लिया है तो जल्दी से इसका ले लीजिएगा, जिससे आपको इसकी आज ये ऑफर में चल रहा है तो आपको थोड़ा डिस्काउंट में मिल जाएगा। एंड बाय द वे इसका सारा पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम से मिलेगा सारा चीज़ें। ओके, तो चलिए देखते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राजनीतिक समाजशास्त्र दृष्टिकोण क्या है, इसके बारे में कंप्लीट करते हैं। राजनीतिक समाजशास्त्र में हमें अध्ययन करते हैं कि किसके पास शक्ति है, वे इसका उपयोग कैसे करते हैं और इसे कैसे संघातित बनाते हैं। ठीक है, संघातित बनाते हैं। इसमें विविध समूह जैसे जाति, वर्ग, लिंग, विचारधारा की राजनीतिक गतिविधि का अध्ययन शामिल हो सकता है। कैसे सामाजिक दबाव नीति में बदलाव को मजबूर करता है, नीति समाज के कैसे प्रभावित करती है, ये सारी चीजें आपका दृष्टिकोणों में सम्मिलित होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपको इसमें 3 क्वेश्चन डिस्कस करा चुकी हूँ। ठीक है, ये सारे आपके इसमें मैंने कंप्लीट कराए हैं, इसलिए मैंने क्वेश्चन के साथ आंसर रखा है ताकि बार बार आपको क्वेश्चन ना दिखाना पड़े। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या क्या पढ़ा है आपको। तुलनात्मक राजनीतिक परिभाषा हो गया, राजनीतिक अर्थशास्त्री हो गया, राजनीतिक समाज का शास्त्रीय दृष्टिकोण हो गया है। अब हम लोग इसका विकास पढ़ेंगे और समाजीकरण पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए विकास और समाजीकरण पढ़ लेते हैं। तो देखिए विकास, राजनीतिक विकास क्या है, राजनीतिक आधुनिकीकरण, जिसे राजनीतिक आधुनिकीकरण भी कहा जाता है, इसको चीनी भाषा है। ठीक है, लिख तो नहीं पाएंगे, चीनी भाषा है, बट ठीक है स्क्रीनशॉट ले लो, एग्जाम में तो नहीं लिख पाओगे, बट ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना लिख सकते हो चीनी भाषा से रिलेटेड है। निचले से उस स्तर तक विकास और विकास की प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिससे किसी देश की संवैधानिक प्रणाली और राजनीतिक जीवन, अधिकार, निष्पक्षता और मनुष्य के शासन के अंधविश्वास के तर्क संगतता के स्वायत्तता के लोकतंत्र और कानून की ओर बढ़ाता है। ठीक है, तो चलिए राजनीतिक समाजीकरण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो आइए, राजनीतिक समाजीकरण का मतलब है कि लोगों को राजनीतिक शिक्षा देना, उन्हें अच्छे नागरिक बनाने के लिए तैयार करना। यह एक राजनीतिक विकास प्रक्रिया है। राजनीतिक समाजीकरण के जरिए लोग अपने देश के बारे में सीखते हैं और राजनीतिक मूल्यों को विकसित करते हैं। ओके, नेक्स्ट आएंगे, आपको विकास तो मैंने पढ़ा दिया है, थोड़ा सा और इसका परिभाषा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर लॉन्ग में आ गए तो आप लोग कैसे लिखोगे इसके बारे में भी मैं डिस्कस करा देती हूँ। ठीक है, वो सारे तो शॉर्ट हो गए एंड लॉन्ग में कैसे लिखोगे, तो चलो देखते हैं। राजनीतिक विकास का अर्थ है किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था में होने वाले परिवर्तन, लोकतांत्रिक शासन
और राजनीतिक भागीदारी में वृद्धि और संस्थानों को मजबूत बनाना है। ठीक है, उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि पहला तो पॉइंट आता है इसमें एक निष्पक्ष शासन के लोकतांत्रिक शासन की ओर संक्रमण, दूसरा आता है राजनीतिक दलों की संख्या और उनकी भूमिका में वृद्धि, तीसरा आता है राजनीतिक प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी में वृद्धि। ठीक है, ये सारे उदाहरण हो गए इसके। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट आता है आमंड के संचलनात्मक क्या है। ठीक है, इसके सिद्धांतों का वर्णन करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 और 5 साथ में डिस्कस कराऊंगी। ठीक है, राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा क्या है। तो यूनिट 1 हमारा यहाँ से 5 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट यूनिट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे इसके बाद। ओके, तो चलो पहले कंप्लीट करते हैं इसके क्वेश्चन यूनिट 1 के। तो आमंड क्या होता है। आमंड एक प्रकार का उपगाम ऐसी समग्रवादी सिद्धांत प्रस्तुत करता है जिसे राजनीतिक व्यवस्था के सभी पहलुओं से संबंधित स्पष्टीकरण या प्रकल्पनाएं निकाली जाती है। ठीक है, प्रकल्पनाएं निकाली जाती हैं। ये उपागम राजनीतिक व्यवस्थाओं के सामान्य सिद्धांत के अंततः निर्माण की संभावनाओं को प्रस्तुत करता है। किसके संभावनाओं को प्रस्तुत करता है, निर्माण की संभावनाओं को। ठीक है, चलिए इसके नेक्स्ट हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, जैसे कि आपको लॉन्ग में आ गया तो कैसे लिखोगे इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक, तो चलिए व्यवस्था के रूप में राजनीतिक व्यवस्था। आमंड राजनीतिक व्यवस्था को एक जटिल व्यवस्था के रूप में देखे जाते हैं जिसमें विभिन्न तत्व एक दूसरे से जुड़े होते हैं और एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे आगत और निर्गत, जिसका पॉइंट है नोट करेगा। आमंड राजनीतिक व्यवस्था के 2 मुख्य कार्य पे आधारित होते हैं। कौन कौन से, आगत इनपुट्स और आउटपुट्स, मतलब निर्गत के रूप में होते हैं। ठीक है, आगत क्या होते हैं, ये वे मांग होते हैं जो समर्थन के नागरिकों और अन्य समूहों द्वारा राजनीतिक व्यवस्था पर लगाए जाते हैं, जैसे कि चुनाव, हित समूह, राजनीतिक दल आदि। ठीक है, अब देखिए निर्गत क्या होते हैं। ये वे निर्णय, नीति और कार्य होते हैं जो राजनीतिक व्यवस्था द्वारा किए जाते हैं, जैसे कानून बनाना, नीतियों को लागू करना और न्याय प्रदान करना। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे नोट करिएगा अगर निर्गत के बारे में आ गया तो। ठीक है, बाकी तो ये सारे आमंड के अंतर्गत ही है। आमंड के बारे में अगर पूछा तो आपको ऐसे लॉन्ग में लिखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे। नेक्स्ट आपका क्या क्वेश्चन पूछा था, राजनीतिक व्यवस्था के बारे में पूछा है ना, तो चलो देखते हैं। आमंड की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि इसे भी नोट करेगा। पहला तो आता है राजनीतिक सामाजिकरण क्या है। नागरिकों को राजनीति के प्रति जागरूक और सक्रिय बनाना है। राजनीतिक भर्ती योग्य लोगों को राजनीतिक पदों पर नियुक्त करना है। हितों का प्रतिनिधित्व करना है। ठीक है, नीति निर्माण करना है। ठीक है, जिसमें नीतियों को बनाना और लागू करना होता है। ठीक, अब तुलनात्मक राजनीति का उपयोग क्या है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, जिसमें संरचनात्मक प्रयोगकर्ता के बारे में उपागम बतानी है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। आमंड का उपगाम तुलनात्मक राजनीतिक व्यवस्थाओं के अध्ययन के लिए एक उपयोगी उपकरण है जो विभिन्न देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं की तुलना को मदद करती है। ठीक है, संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम क्या होता है। यह उपागम समाजशास्त्र के प्रक्रियावाद से प्रभावित होता है, जो कि समाज को एक जटिल प्रणाली के रूप में देखता है जिसमें विभिन्न तत्व एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एंड कंप्लीट करते हैं। सारी चीज़ें मैं आपको बताते हुए चलूंगी, सो डोंट वरी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 में पुटअप किया है ना, राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा बताइए। नेक्स्ट उसके बाद यूनिट 2 डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 एंड द लास्ट यूनिट 1 का हम डिस्कस करने वाले हैं, राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा बताइए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। राजनीतिक संस्कृति बताती है कि संस्कृति राजनीति को कैसे प्रभावित करती है। हर राजनीतिक व्यवस्था एक खास राजनीतिक संस्कृति में अंतर्निहित होती है। राजनीतिक संस्कृति वह लोग होते हैं जो मतदाता, निर्वाचक मंडल उस राजनीतिक व्यवस्था की अपनी समझ के आधार पर मानते हैं और करते हैं जिन्हें वे खुद पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट आएंगे यूनिट 2 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारा फर्स्ट हो चुका है। ओके, तो चलिए देखिए यूनिट 2 में आते हैं। पहला तो इसमें आता है संविधानवाद के तत्वों को विशेषताएं बताइए। सेकंड है मार्क्सवादी सिद्धांत बताइए, उसके सीमाएं बताना है और समस्याएं बतानी। ठीक है, नेक्स्ट आएगा राजनीतिक विभाजन व राजनीतिक संचार क्या है, इसके बारे में आपको कंप्लीट करना है। ओके, तीनों क्वेश्चन मैं साथ में बताने वाली हूँ, सो ध्यान से देखिएगा और अच्छे से लर्न करने में तो चलती। ठीक है, चलिए देखिए संविधानवाद के प्रमुख तत्व क्या क्या हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो आता है सीमित सरकार। संविधानवाद अधिनायकवाद को रोकने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए सरकारी शक्ति की सीमा पर जोर देता है। शक्तियों का पृथक्करण, सत्ता के संकेंद्रण को रोकने के लिए सरकार की विभिन्न शाखाओं के बीच शक्तियों का विभाजन है। ठीक है, इसकी विशेषताएं पढ़ लेते हैं। संविधानवाद का दर्शन इस विश्वास पर आधारित है कि शासन करने की शक्ति एक ही स्थान पर केंद्रित नहीं होनी चाहिए। यह अक्सर जांच और संतुलन की प्रणाली माध्यम से पूरा किया जाता है, जिसमें सरकार के विभिन्न अन्य विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका संतुलन बनाए रखने के लिए प्रत्येक दूसरे की शक्तियों को जांच करते रहते हैं, है ना। राजनीति आप लोग समझ रहे होंगे।
मार्क्सवादी सिद्धांत क्या होता है, जिसमें हमारा सेकंड क्वेश्चन था इसका, है ना। तो मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार पूंजीवाद को समाजों में व्यक्ति वर्ग संबंधों द्वारा आकार लेता है। यही कारण है कि लोगों की क्षमताओं, जरूरतों के हितों को उत्पादन के उस तरीकों को निर्धारित किया जाता है जो उस समाज की विशेषताओं में निवास करते हैं। ठीक है। राजनीतिक संचार से आप क्या समझते हैं? राजनीतिक संचार नागरिकों, सामाजिक अधिकारों, राजनीतिक संस्थाओं एवं संबंधित संस्थाओं जैसे मीडिया के बीच विचारों का, राय का निर्माण, आदान प्रदान ही आपका संबंधित होता है। ओके, नेक्स्ट आएंगे राजनीतिक विभाजन क्या होता है, हमारा ये थर्ड क्वेश्चन का था। ठीक है, राजनीतिक विभाजन क्या है? राजनीतिक विभाजन नागरिकों के बीच अस्थायी राजनीतिक विभाजन को संदर्भित करता है जो अक्सर सामाजिक, आर्थिक या जातीय धार्मिक मतभेदों पर आधारित होता है। ठीक है, जो पॉइंट आपको अगर नहीं समझ में आएगा मुझे टेलीग्राम में बताना, मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे यूनिट 3 और 4 हम एक साथ पढ़ने वाले हैं, जिसमें आपको पूरे में टोटल 5 क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगी। ठीक है, यूनिट 3 और 4 से चलो देखते हैं। पहला इसमें तो हमारा आता है अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय का गठन और शक्तियां बतानी है। नेक्स्ट है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका की व्यवस्थापिक एवं दंड प्रणाली की विवेचना करनी है। थर्ड है आपका स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है। फोर्थ आएगा कि ब्रिटेन के दल प्रणाली की विशेषताएं बतानी है। फिफ्थ है स्विट्जरलैंड के प्रत्यक्ष प्रजातंत्र पर एक टिप्पणी लिखनी है, एक निबंध लिखनी है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन मैं साथ में बताने वाली हूँ, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो आते हैं अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ। ठीक है, तो चलो देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय अमेरिका न्याय प्रणाली में सर्वोच्च न्यायालय है और संघीय न्यायालय में लाए गए सभी मामलों या राज्य न्यायालयों में लाए गए सभी मामलों पर अपील का फैसला करने का अधिकार रखता है, लेकिन संघीय कानून से संबंधित होता है। ठीक है, अब सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां क्या है, आइए देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय यह सुनिश्चित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकारों की रक्षा किया जाए। न्यायालय के पास व्यापक शक्तियां हैं, जिसमें रिट जारी करने की शक्ति, न्यायिक समीक्षा की शक्ति तथा कानून को रद्द करने की शक्ति होती है। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे संयुक्त राज्य अमेरिका की कौन सी प्रणाली होती है, चलिए देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका एक संवैधानिक संघीय गणराज्य है जिसमें राष्ट्रपति, राज्य प्रमुख, सरकार, कांग्रेस और न्यायपालिका की राष्ट्र सरकार के लिए आरक्षित शक्तियों को साझा करते हैं और संघीय सरकार की राज्य सरकारों के साथ प्रभुत्व साझा करती है। ठीक है, अमेरिका की कौन सी दल की व्यवस्था है, चलिए देखते हैं। इसका आंसर कंप्लीट करते हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका बहामा, जमैका और जिम्बाब्वे में द्विदलीय प्रणाली का एक ऐसी व्यवस्था का वर्णन करता है जिसमें सभी या लगभग सभी निर्वाचित अधिकारियों को दो प्रमुख दलों से किसी एक के होते ही तीसरा पक्ष शायद ही कभी विधायकों को कोई सीट जीत पाता है। ठीक है, अब आते हैं स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका की विशेषताएं बतानी है आपको, स्विट्जरलैंड के बारे में आपको पढ़ाना है, तो देखिए चलिए पढ़िए अच्छे से। परिसंघीय स्विट्जरलैंड की संरचना संघीय या 3 राजनीतिक स्तरों में विभाजित है। कितने? 1, 2 और 3 राजनीतिक विभाजों में शामिल है। कौन कौन से? परिसंघ, कैंटन और कम्यून। कौन कौन सा है, इसे याद कर लीजिएगा। कौन कौन से आपके आते हैं? परिसंघ, कैंटन और कम्यून के बारे में है। ठीक है, तीनों स्तर पर विधायी और कार्यकारी न्यायिक शक्ति के पृथक्करण है। संघ संघीय संविधान द्वारा उनमें सौंपे गए कार्यों को पूरा करता है। ओके, चलिए देखते हैं इसके कुछ विशेषताएं हैं जिसका मैं पॉइंट आपको बता रही हूँ, नोट कर लीजिएगा। बाकी मैं आपको जब नोट्स दूंगी तो उसमें लिखूंगे, आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लेना। ठीक है, पहला तो आता है समूह सरकार है, दूसरा है संघीय परिषद का चुनाव, राष्ट्रपति और उपाध्यक्ष, 7 सदस्य, कार्यपालिका की शक्ति, कानून का प्रस्ताव, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ब्रिटिश दल की व्यवस्थाओं का वर्णन करना है, तो चलिए देखते हैं। वर्तमान ब्रिटेन के एक बहुदलीय लोकतंत्र और से दशक की यह 2 वृहद राजनीतिक दल एवं कंजर्वेटिव पार्टी की लिबरल पार्टी है। ब्रिटिश राजनीतिक में लेबर पार्टी के उदय से पहले लिबरल पार्टी में एक बड़ी राजनीतिक दल हुआ करती थी। यूके में अल्पसंख्यक का गठन सरकारों से एक प्रासंगिक यदा-कदा की दृश्य है। ठीक है, यदा-कदा। चलिए देखते हैं ब्रिटेन में कितनी दलीय की व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। ब्रिटिश राजनीतिक प्रणाली बहुदलीय प्रणाली है, जिसमें डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 के अनुसार यह दुनिया में 22वीं सबसे अधिक चुनावी लोकतंत्र है। ठीक है, आपका 2 प्रमुख दल कंजर्वेटिव पार्टी और लिबरल पार्टी है, इसे याद रखिएगा। कौन कौन से पार्टी है? लिबरल और कंजर्वेटिव। प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है? कंट्रोल स्तर के बारे में देखिए, इसका क्वेश्चन आप लोग पहले देख लो ताकि समझ में आएगा ना कि ऐसा कौन सा आंसर था इसका। चलिए देखते हैं। अब हम लोग आ जाएंगे ना, लास्ट क्वेश्चन है स्विट्जरलैंड के प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के निबंध लिखिए। ठीक है, ये आपका यूनिट 5 का क्वेश्चन है, बट आ गया है यूनिट 4 में, तो इसे
घबराइएगा मत कि यूनिट 5 में कैसे आ गया, 4 में कैसे आ गया, ठीक है। यूनिट 5 का क्वेश्चन है वो। नेक्स्ट आएंगे यूनिट 5 में भी देख लीजिए 1 2 3 4 पूरा क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कराया है, चारों क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलो यूनिट 5 में आ जाते हैं, जल्दी जल्दी कंप्लीट करते ताकि आपकी रिवीजन अच्छे से हो जाए और एग्जाम बहुत अच्छे से देना। और घबराने की जरूरत नहीं है, अगर आपके पास नोट्स है तो रिवाइज करिए, अभी 2 दिन का टाइम है तो अच्छे से पढ़ लोगे, ठीक है। तो सबसे पहला इसमें आता है अमेरिका की शक्ति का पृथक्करण के सिद्धांत क्या क्या है। तो उसके अनुसार राज्य की शक्ति उसके 3 भागे कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका में बांट देनी चाहिए। यह सिद्धांत राज्य को सर्वाधिकारी होने से बचा सकता है तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता का रक्षा करता है। अमेरिका का संविधान पहला ऐसा संविधान था जिसमें यह सिद्धांत अपनाया गया था, ठीक है, पहला सिद्धांत है ये उनका। नेक्स्ट आएंगे स्विट्जरलैंड का सिद्धांत क्या है, ये भी देख लीजिए। संघीय संविधान SR 101 स्विस परिसंघ का संविधान है। यह स्विस कानूनी प्रणाली में कानून का प्राथमिक हिस्सा है जो संघीय कैंटोनल संप्रदाय अधिनियम और अध्यादेशों और अन्य अधिनियमों में विविधता लाने के लिए संविधान का खंडन नहीं कर सकते हैं। ओके, इसमें सारे पॉइंट है, इसे नोट कर लीजिएगा। स्वतंत्र मजबूत है, संघीय न्यायालय, अपील की अदालत, ठीक है, क्या क्या है, अपील की अदालत। इसके बाद आएगा न्यायाधीशों की संख्या, ठीक है, संगठन, न्यायाधीशों की नियुक्ति। अब आएगा चीन की न्यायपालिका के बारे में पढ़ लीजिएगा, सरकार के नियंत्रण रखना, सर्वोच्च जनरल न्यायालय और नागरिक कानून मंडल, संरचना, स्थानीय जन न्यायालय, सैन्य न्यायालय, समीक्षा, संविधान, ठीक है, ये सारे आपको नोट्स में मिल जाएंगे, पढ़ लीजिएगा। ब्रिटिश या अमेरिका संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं, ये भी देखिए। यह राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के बीच साझा करने वाली संघीय प्रणाली को स्थापित करता है। इसके विपरीत यूके का संविधान अधिकांश लिखित और अलिखित, ठीक है, लचीला होता है, जिससे संसदीय प्रभुता कार्यकारी जो विधायकों के प्रति जवाबदेह। इसमें संघीय बजाय एकात्म प्रणाली जिसमें हस्तांतरित शक्तियां होती हैं, ठीक है। अमेरिका के इसमें आपको प्रमुख विशेषताएं पढ़नी है, इसका पढ़ लीजिएगा, पॉइंट है, सारे डिस्कस कराएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो इसका आप लास्ट हमारा आता है चीन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। चीन के प्रमुख राजनीतिक दल कौन कौन से हैं ये देखते हैं। चीन कम्युनिकेटिव पार्टी का पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की एकमात्र संघीयता पार्टी है जिसमें चीनी संविधान में कहा गया है कि चीनी विशेषताओं वाले समाजवाद की परिभाषित विशेषता चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व है, जबकि CCP संविधान पार्टी को एक राजनीतिक नेतृत्व के लिए सर्वोच्च शक्ति घोषित करता है, ठीक है। आई होप आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बाकी आप नोट्स ले लीजिएगा एंड अच्छे से रिवाइज करिएगा एग्जाम के 2 दिन पहले, ठीक है, अच्छे से पढ़िए ताकि आपको पूरा चीज़ रिवाइज हो जाए, अच्छे से लर्न हो जाए, क्योंकि चांस मत लीजिएगा इस बार बैक रखने के, बहुत सारे ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि आप लोग समझ रहे होंगे कॉलेज वालों का एक फंडा चल रहा है, तो अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है, तो इसलिए अच्छे से रिवाइज करिए, पढ़िए, ठीक है। एंड कोई भी डाउट हो टेलीग्राम पे शेयर कर सकते हो, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। ऐसे ही वीडियोस के लिए फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए टॉपिक बता दीजिएगा कि मैम इस नेक्स्ट टॉपिक पे आपको वीडियो बनानी है, ठीक है। तो मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूँगी ऐसे ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।